हेलो एवरीवन, इट्स तुबा आरजू। वेलकम टू आरजू एजुकेशन। आज का हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने पूरा डिजीज बहुत अच्छे से कवर किया था। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं या पूरा टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है इम्यूनिटी का। सेकंड पार्ट में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के इस क्लास में हम पूरा इम्यूनिटी बहुत अच्छे से कवर करेंगे। जिसने इस फर्स्ट पार्ट देखा है, अच्छी बात है। जिसने नहीं देखा है वो जाके बाद में फर्स्ट पार्ट ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का वो लेक्चर पूरा अटेंड करे, क्योंकि उसमें मैंने पूरा डिजीज कवर कराया है। इस पार्ट में हम लोग इम्यूनिटी कवर करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे इम्यूनिटी क्या है, क्योंकि इस पूरे लेक्चर में हम लोग इम्यूनिटी कवर करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इम्यूनिटी क्या है। हम रोज हजारों माइक्रोब्स के एक कांटेक्ट में रहते हैं, फिर भी हम बार बार बीमार नहीं पड़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी के पास एक डिफेंस सिस्टम होता है जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, इम्यूनिटी बेसिकली बॉडी की डिजीज से लड़ने की पावर होती है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं। हमारी बॉडी के पास कैसा सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं। और ये डिजीज से लड़ने की पावर होती है। ठीक है, सो तो इम्यूनिटी समझ आया। इसके बाद इम्यूनिटी, टू टाइप्स की इम्यूनिटी होती है, इनेट इम्यूनिटी एंड सेकेंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सबसे पहले हम इनेट इम्यूनिटी देखेंगे, देन हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी देखेंगे। इनेट इम्यूनिटी जन्म से होती है, इसको हम नेचुरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। ओके, ये किसी भी पर्टिकुलर पैथोजन के लिए स्पेसिफिक नहीं होती, बल्कि जनरल प्रोटेक्शन देती है। तो इसमें आपने क्या क्या याद रखना है इनेट इम्यूनिटी में। इनेट इम्यूनिटी जन्म से होती है, इसे हम नेचुरल इम्यूनिटी भी कह सकते हैं। और ये नॉन स्पेसिफिक डिफेंस है, मतलब किसी भी पर्टिकुलर पैथोजन के लिए स्पेसिफिक नहीं होती। ठीक है, और अब इनेट इम्यूनिटी के जो बैरियर्स होते हैं वो फोर टाइप्स के होते हैं: फिजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर्स एंड साइटोकाइन बैरियर। सब वन बाय वन करके हम इन चारों बैरियर्स को देखते हैं। नंबर वन, फिजिकल बैरियर। स्किन हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अगर स्किन इंटैक्ट है तो माइक्रोब्स इजीली एंटर नहीं कर सकते। ठीक है, रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंड यूरोजेनिटल ट्रैक में म्यूकस प्रेजेंट होता है जो जर्म्स को ट्रैप करता है। ओके, ये होता है फिजिकल बैरियर में। अब आ जाओ साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर में स्टमक का जो एसियल एसिड बैक्टीरियल को डिस्ट्रॉय करता है। टीयर्स टीयर्स एंड स्लाइवा में टीयर्स एंड स्लाइवा में लाइसोसोम एंजाइम प्रेजेंट होता है। ये बैक्टीरिया सेल वॉल को तोड़ देता है, इसलिए ये भी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। ठीक है, टीयर्स और स्लाइवा में क्या प्रेजेंट होता है, लाइसोसोम एंजाइम, और ये क्या करता है, बैक्टीरिया सेल वॉल को तोड़ देता है। ठीक है, और स्टमक का जो एसीएल एसिड होता है वो बैक्टीरिया को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये होता है साइकोलॉजिकल बैरियर में। थर्ड कौन सा है हमारा, सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर में व्हाइट ब्लड सेल हमारी बॉडी के सोल्जर होते हैं, ये माइक्रोब्स को इनगल्फ करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम फाइटोगाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर है PMNL, पहले इसकी फुल फॉर्म आप लिख लें। ये सेलुलर बैरियर को हम नेचुरल किलर सेल्स भी बोलते हैं। माइक्रोफाजिस परफॉर्म फाइटोगैसिस। फाइटोगैसिस किसे कहते हैं, जब माइक्रोब्स इनगल्फ करके डिस्ट्रॉय कर दें उसे हम फाइटोगैसिस बोलते हैं। उस प्रोसेस को हम फाइटोगैसिस बोलते हैं। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ
पीएमएनएल की फुल फॉर्म होती है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट ल्यूकोसाइट्स। नेक्स्ट है साइटोकाइनिन बैरियर। वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रेटेड इंटरफेरॉन्स प्रोटेक्ट नियर बाय नॉन इन्फेक्टेड सेल। इसमें क्या होता है, जब कोई सेल वायरस से इन्फेक्ट हो जाता है, ठीक है, कोई भी आपका सेल है वो वायरस से इन्फेक्ट हो जाता है, तो वो इंटरफेरन नाम के प्रोटीन रिलीज करता है। जो प्रोटीन वो रिलीज करता है उसका क्या नेम होता है, एंटोफेरॉन। ये सराउंडिंग सेल को अलर्ट करता है और उन्हें वायरल इन्फेक्शन से बचाता है। ठीक है, चारों बैरियर हमने कवर करे। ये चारों बैरियर किसके थे, इनेट 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 इम्यूनिटी के हमने चारों बैरियर वन बाय वन करके कवर करे। अब आ जाओ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये स्पेसिफिक होती है। पहली बात आपने याद रखनी है, इनेट इम्यूनिटी कैसी होती थी, नॉन स्पेसिफिक, बट एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसी होती है, स्पेसिफिक होती है। मतलब ये पर्टिकुलर जो पैथोजन के अगेंस्ट काम करती है, वो पर्टिकुलर पैथोजन के लिए स्पेसिफिक नहीं होती थी। जब पैथोजन पहली बार आता है तो ये स्लो रिस्पॉन्स करती है, दूसरी बार सेम पैथोजन आने पर रिस्पॉन्स फास्ट और स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम को याद रहता है। ठीक है, पैथोजन स्पेसिफिक होता है, राइज्ड बाय मेमोरी। प्राइमरी रिस्पॉन्स कैसा होता है, लो इंटेंसिटी। सेकेंडरी रिस्पॉन्स कैसा होता है, हाईली इंटेंसिटी फाइट। ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी में होता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक होती है और ये पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट काम करती है। जब पैथोजन पहली बार आता है तो ये कैसा रिस्पॉन्स करती है, स्लो रिस्पॉन्स करती है। और जब वो ही पैथोजन सेकेंड टाइम आता है तो इसका फास्ट और काफी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स होता है उस पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट। ठीक है, क्योंकि अच्छा ये क्यों ऐसा करती है, क्योंकि इम्यून सिस्टम को अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेती है, याद रखती है। ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है वो टू टाइप्स के लिम्फोसाइट की हेल्प से होते हैं। नंबर वन, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ये जब ऐसा कि फर्स्ट टाइम आया तो स्लो रिस्पॉन्स दिखा रही है, देन सेकेंड टाइम ये फास्ट एंड काफी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स करती है। तो ये ऐसा क्यों होता है, ये दो टाइप के सेल्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, इन दोनों की हेल्प से ये रिस्पॉन्स करती है। बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ओके, वन बाय वन करके देखते हैं। बी लिम्फोसाइट आर्मी ऑफ प्रोटीन्स बनाती हैं जिसे हम एंटीबॉडी बोलते हैं, ठीक है, हमारे ब्लड में, टू फाइट विद अगेंस्ट पैथोजन। बी लिम्फोसाइट क्या करती है, बी लिम्फोसाइट आर्मी ऑफ प्रोटीन्स जिसे हम एंटीबॉडीज बोलते हैं वो बनाती है हमारे ब्लड में। ओके, क्यों बनाती है, टू फाइट अगेंस्ट पैथोजन। और इन्हीं प्रोटीन को हम एंटीबॉडीज बोलते हैं। जो बी लिम्फोसाइट जो प्रोटीन्स आर्मी ऑफ प्रोटीन्स बनाती है उसे हम कैसे क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज बोलते हैं। टी सेल क्या करती है, टी लिम्फोसाइट हेल्प करती है बी लिम्फोसाइट की। मतलब एक ये समझ लो, एंटीबॉडीज बनाने का काम बी लिम्फोसाइट का है, करेक्ट। उसे पीछे से बैकअप देने का काम टी लिम्फोसाइट करती है, वो हेल्प करती है बी लिम्फोसाइट की टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। ये कोई भी एंटीबॉडी सिक्रेट नहीं करती टी लिम्फोसाइट, बट बी सेल्स की हेल्प करती है एंटीबॉडीज बनाने में। तो एंटीबॉडीज कौन बनाती है, बी लिम्फोसाइट। और हेल्प कौन करता है, टी लिम्फोसाइट। किसकी हेल्प करता है, बी लिम्फोसाइट की, क्या बनाने में, एंटीबॉडीज बनाने में। ठीक है, अब आ जाओ एंटीबॉडी स्ट्रक्चर पे। एक सिंगल
एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के पास 4 पेप्टाइड चेन्स होती है। आप ये लिखें। सिंगल एंटीबॉडी के पास सिंगल एंटीबॉडी के पास 4 पेप्टाइड चेन होती है। ठीक है, कितनी होती है? 4 पेप्टाइड चेन होती है। उसमें से 2 हैवी चेन होती है जो लॉन्ग होती है, एंड टू लाइट चेन होती है जो शॉर्ट होती है। ठीक है, और उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं? H2 and L2। ओके, अब पहले बहुत अच्छे से एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर समझो। सिंगल एंटीबॉडी के पास 4 पेप्टाइड चेन होती है, जिसमें 2 हैवी चेन होती है वो लॉन्ग होती है, एंड 2 शॉर्ट चेन होती है वो स्मॉल होती है। मतलब 2 लाइट चेन होती है, सॉरी, 2 लाइट चेन होती है वो स्मॉल होती है। ठीक है, और ये जो एंटीबॉडी है ये किस स्ट्रक्चर में होती है? ये वाई शेप के स्ट्रक्चर में होती है। ऊ- ऊपर के जो दोनों आर्म्स है आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम है, स्ट्रक्चर ऑफ एंटी बॉडी मॉलिक्यूल, आप उस पे आ जाइए। ठीक है, ये आपका पूरा डायग्राम एनसीईआरटी में है। ओके, ये डायग्राम आपको दिख रहा है? ये पूरा डायग्राम आपके एनसीईआरटी में है। ठीक है, जो ऊपर के 2 आर्म्स हैं वो एंटीजन को बाइंड करते हैं। ये क्या करते हैं? एंटीजन को बाइंड करते हैं। इस पार्ट को वेरिएबल रीजन बोलते हैं। ये ऊपर का पार्ट दिख रहा है आपको, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, नीचे के पार्ट को हम कांस्टेंट बोलते हैं। ऊपर का पार्ट, इस स्ट्रक्चर में, एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में ऊपर का जो पार्ट होता है वो वेरिएबल होता है, नीचे का जो पार्ट होता है वो कैसा होता है? वो कांस्टेंट होता है। ये स्ट्रक्चर एंटीजन एंटीबॉडी स्पेसिफिसिटी एक्सप्लेन करता है। ओके, एंटीबॉडी 4 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? IgA, IgM, IgG, IgE। सबसे पहले यहाँ पर आप IG की फुल फॉर्म लिख लें। IG की फुल फॉर्म इम्यूनो ग्लोबुलिन। ठीक है, ये कुछ एंटीबॉडी के एग्जाम्पल हैं: IgA, IgM, IgG एंड IgE। ठीक है, इसके बाद आप आ जाइए, ये स्ट्रक्चर पाओ, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझिए। ये जो आपकी 2 है ये आपकी हैवी चेन है, डायग्राम में दिख रहा है। ये 2 कैसी है? आपकी हैवी चेन है। ठीक है, और ये 2 कैसी है? ये और ये 2 आपकी लाइट चेन है। ये कैसी होती है? स्मॉल होती है। लाइट चेन कैसी होती है आपकी? स्मॉल होती है। हैवी चेन कैसी होती है? ये लॉन्ग होती है। तो ये 2 आपकी, ये और ये आपकी हैवी चेन है, ये और ये आपकी लाइट चेन है। ऊपर की साइड एंटी एंटीजन बाइंडिंग साइड होती है। ठीक है, और ये कैसी होती है? वेरिएबल होती है। नीचे की साइड कैसी होती है? कांस्टेंट होती है। ठीक है, IG की फुल फॉर्म मैं बता चुकी हूँ। एंड अब आप आ जाइए ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। B lymphocyte produce antibodies in response to pathogen. Antibodies circulate in blood and lymph. These antibodies specifically bind to antigens. Because antibodies are found in blood, this response is called humoral immune response. It is antibody mediated immune response. सबसे पहले हम ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स समझते हैं। जब
बी सेल्स एक्टिवेट होती हैं, ठीक है? कौन सी सेल्स? जब बी सेल्स एक्टिवेट होती हैं, ये एंटीबॉडीज बनाती हैं, ठीक है? ब्लड में। कहाँ बनाती है? ब्लड में बनाती हैं। ये एंटीबॉडीज कहाँ बनाती हैं? ब्लड में बनाती है। कौन सी? जब बी सेल्स एक्टिवेट होती हैं, ठीक है? और ये फ्रीली सर्कुलेट करती हैं और पैथोजन को बाइंड करके न्यूट्रलाइज करती हैं। इसीलिए इसे ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं, क्योंकि ह्यूमर का मतलब ही ह्यूमर का मतलब क्या होता है? ह्यूमर का मतलब क्या होता है? बॉडी फ्लूइड। ह्यूमर का मतलब ही क्या होता है? बॉडी फ्लूइड। ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होता है? इसमें जब बी सेल्स एक्टिवेट होते हैं, ठीक है? कौन से सेल्स? बी सेल्स एक्टिवेट होते हैं तो ये एंटीबॉडीज बनाती है। ये एंटीबॉडीज ब्लड में फ्रीली सर्कुलेट करती हैं और पैथोजन को बाइंड करके न्यूट्रलाइज करती हैं। इसीलिए इसे हिमोरल इम्यूनिटी कहते हैं, क्योंकि ये ब्लड के अंदर फ्रीली सर्कुलेट करती हैं, ठीक है? सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है? इस इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज डायरेक्टली काम नहीं करती, ठीक है? यहाँ टी सेल्स खुद इन्फेक्टेड सेल्स को डिस्ट्रॉय करती हैं, इसीलिए इसे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। दोनों इम्यूनिटी समझ में आई आपको? ह्यूमोरल इम्यूनिटी रिस्पॉन्स जो ब्लड में पहले बी सेल्स एक्टिवेट होती है और ये एंटीबॉडीज कहाँ फ्रीली सर्कुलेट करती है? ब्लड में, इसीलिए हम इसे ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं, ठीक है? सेकेंड आपकी है सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। इस इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज डायरेक्टली काम नहीं करती। यहाँ टी सेल्स खुद इन्फेक्टेड सेल को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है? डिस्ट्रॉय करता है, इसीलिए इसे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है? यह द सेकेंड टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स mediated by T lymphocyte does not involve free antibodies in blood। ये ब्लड में फ्री एंटीबॉडीज ब्लड के अंदर फ्रीली सर्कुलेट नहीं करती। टी सेल्स डायरेक्टली अटैक इन्फेक्टेड सेल। और टी सेल डायरेक्टली कहाँ अफेक्ट करते हैं? किन्हें अफेक्ट करते हैं? सेल्स को करते हैं। अब आ जाओ, नेक्स्ट आपका टॉपिक है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एंड ग्राफ्ट रिजेक्शन। बच्चों, आपकी एनसीईआरटी में एक वर्ड है ग्राफ्ट, GRAFT। पैराग्राफ ऊपर आप देखोगे ग्राफ्ट एनसी, तो पहले इसका मतलब समझ लें आप। ग्राफ्ट टॉपिक है आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एंड ग्राफ्ट रिजेक्शन। जब कोई वाइटल ऑर्गन प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता या परफॉर्म करना बंद कर दे, तब उस हमें क्या किस चीज की जरूरत पड़ती है? ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत पड़ती है। तब हम क्या करते हैं? ट्रांसप्लांट करते हैं। लेकिन ट्रांसप्लांट के लिए हमें किसकी नीड होती है? डोनर की नीड होती है। कोई भी ऑर्गन, फॉर एग्जाम्पल आपका हार्ट हुआ, आई है, लीवर है, किडनी है, ये फेल हो जाए, जो नॉर्मली पहले फंक्शन कर रहा था वो अब फंक्शन नॉर्मली करना बंद कर जाए, तब हमें इस केस में किस चीज की जरूरत पड़ती है? हम क्या करते हैं? ट्रांसप्लांट करते हैं। वो वाइटल ऑर्गन हम क्या करते हैं? ट्रांसप्लांट करते हैं, ठीक है? ट्रांसप्लांट के लिए हमें डोनर की, स्विचेबल डोनर की रिक्वायर्ड होती है। लेकिन एक वर्ड पहले मैंने बोला था ग्राफ्ट, तो इस ग्राफ्ट को पहले आप समझे, ग्राफ्ट का क्या मतलब होता है, ठीक है? डोनेटेड ऑर्गन को ही हम क्या बोलते हैं? ग्राफ्ट। डोनेटेड ऑर्गन को ही हम क्या बोलते हैं? ग्राफ्ट बोलते हैं। या फिर वो ऑर्गन जो किसी के थ्रू डोनेट किया गया हो, ऑर्गन विच इज डोनेटेड बाय अदर, ठीक है? ग्राफ्ट का मतलब समझ आया? डोनेटेड ऑर्गन को क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? ग्राफ्ट। यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी में है ग्राफ्ट रिजेक्शन। ग्राफ्ट का मतलब क्या हो गया? डोनेटेड ऑर्गन। अब कंफ्यूज मत हो जाना कि ग्राफ्ट क्या है, बहुत भारी।
वर्ड दे दिया एनसीईआरटी में, समझ नहीं आ रहा कि क्या है। डोनेटेड ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं? ग्राफ्ट, ठीक है। Why grafts cannot be taken from just anyone? फॉर एग्जाम्पल किसी भी पेशेंट का, चाहे वो किडनी हो, हार्ट हो, आई हो, कोई भी आप वाइटल ऑर्गन ले सकते हैं, वो फेल हो चुका है एंड अब हमें उसे ट्रांसप्लांट करना है उस पर्टिकुलर ऑर्गन को। तो क्या हम उसे ऐसे ही कर देंगे किसी से भी ऑर्गन? और उसके लिए अब हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? डोनर की जरूरत पड़ेगी। कोई डोनेट करेगा ऑर्गन तभी तो हम ट्रांसप्लांट कर पाएंगे। तो क्या हम ऐसे ही किसी का भी ऑर्गन लेके किसी में भी फिट कर देते हैं? नहीं, उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। क्या-क्या देखना पड़ती है, कौन-कौन सी कंडीशन है, सबसे हम पहले वो देखेंगे। इम्यून सिस्टम जो फॉरेनर टिश्यू को पहले आइडेंटिफाई कर लेता है, ठीक है? अगर डोनर ऑर्गन जेनेटिकली मैच नहीं करता तो टी सेल्स उस पर अटैक कर देता है। इस प्रोसेस को हम ग्राफ्ट रिजेक्शन कहते हैं, ठीक है? ग्राफ्ट रिजेक्शन समझ आया आपको? क्या होता है? कोई भी इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम में जो फॉरेनर टिश्यू को अगर उसने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, अगर डोनर ऑर्गन जेनेटिकली मैच नहीं कर रहा, अगर वो जेनेटिकली मैच कर लिया, ठीक है, फिर भी रिस्क होता है। बट अगर उसने जेनेटिकली मैच नहीं करता है तो टी सेल क्या करते हैं? उस पर अटैक करते हैं। अटैक करेंगे, इस प्रोसेस को ही हम ग्राफ्ट रिजेक्शन बोलते हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन समझ आया, ग्राफ्ट रिजेक्शन समझ आया, ठीक है। और व्हाई ग्राफ्ट्स कैन नॉट बी टेकन फ्रॉम जस्ट एनीवन? हम क्यों कोई भी ऑर्गन किसी से भी ऐसे नहीं ले सकते? बॉडी बॉडी डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। इफ ग्राफ्ट इज नॉट मैच, अगर ऑर्गन मैच नहीं अगर ऑर्गन मैच मैच नहीं हो पाया, इट विल बी रिजेक्टेड सूनर और लेटर। सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, जिसे मैंने अभी टी सेल के बारे में बताया, टी सेल क्या करता है, उस पर क्या करेगा? अटैक करेगा, उसी को ये सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स बोल रहे, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। बच्चों ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपका आ सकता है। कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स है जो रिस्पॉन्सिबल होता है ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए, ठीक है? तो वो आपको ऑप्शन में दे दे सकते हैं कि वो हीमोरल इम्यून रिस्पॉन्स है, ये सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है। तो आपको ध्यान रहना चाहिए, ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन, ठीक है। कंडीशन क्या है, क्या क्या होनी चाहिए ट्रांसप्लांटेशन से पहले? कोई भी ऑर्गन अगर हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो उससे पहले कुछ कंडीशंस होती है जो हमें मैच करनी होती है ऑर्गन की। वो कौन कौन सी है? पहले मैच करेंगे, ठीक है। टिश्यू मैचिंग इज असेंशियल, पहले हम टिश्यू मैच करते हैं, ठीक है। वो टाइप ऑफ टिश्यू मैच करेंगे, ब्लड ग्रुप मैच करेंगे। इवन आफ्टर मैचिंग पेशेंट मस्ट टेक इम्यूनोसप्रेंट्स थ्रू आउट लाइफ। जरूरी नहीं कि ये मैच होने, अगर टिश्यू टाइप और ब्लड ग्रुप ये दोनों चीजें भी अगर मैच हो जाती है तो अब भी रिस्क रहता है। ये दोनों चीजें मैच होती हैं उसके बाद भी रिस्क रहता है। इसीलिए पेशेंट को थ्रू आउट लाइफ क्या देते हैं? इम्यूनोसप्रेंट्स। इम्यूनोसप्रेंट्स किसे बोल रहे हैं? ड्रग्स, मेडिसिन को बोल रहे हैं। वो थ्रू आउट लाइफ क्या लेता है? वो मेडिसिन लेता है, ठीक है। हम ड्रग्स मेडिसिन को ड्रग्स भी बोलते हैं, कुछ और मत समझ लेना। अब आ जाओ इम्यूनोसप्रेस। ड्रग्स दैट सप्रेस इम्यूनो रेस्पॉन्स प्रिवेंट रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन मस्ट बी टेकन थ्रू आउट लाइफ। इस टॉपिक में ये ड्रग्स इम्यून सिस्टम को थोड़ा वीक कर देता है। क्यों? मतलब एक क्वेश्चन बन सकता है, इम्यूनोसप्रेंट्स क्यों लेते हैं, ठीक है। तो इसका सिंपल है, मैं आपको बताती हूँ। ये ड्रग्स को ये ड्रग्स इम्यून सिस्टम को थोड़ा वीक कर देते हैं ताकि वो ट्रांसप्लांटेड जो ऑर्गन को अटैक ना करे, ठीक है। जो ऑर्गन हम ट्रांसप्लांट किया है पेशेंट के अंदर, उसे अटैक, वो जो टी सेल्स है वो अटैक ना करे और इम्यून सिस्टम को थोड़ा वीक कर देता है, ठीक है।
Drugs that suppress immune response, prevent rejection of transplanted organ must be taken throughout life. अब आ जाओ एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। वन बाय वन करके देखते हैं कि एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है एंड पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है। ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी, जब बॉडी खुद एंटीजन के कांटेक्ट में आकर एंटीबॉडीज बनाती है तो उसे हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। भाई बाहर आपकी बॉडी कोई भी ये पैथोजन के कांटेक्ट में आए, उसके कांटेक्ट में आके बॉडी ने ही खुद ही एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दी, या वो एंटीबॉडीज जो बॉडी खुद बनाती है अगेंस्ट पैथोजन, हम उसे एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं? एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। When a host is exposed to antigen, leaving dead microbes or other proteins, antibodies are produced in the host body. This type of immunity is called active immunity. ये इम्यूनिटी कैसी होती है? एक्टिव इम्यूनिटी स्लो होती है, ठीक है, एंड इट टेक्स टाइम टू गिव फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स, और ये टाइम टेकन भी होती है, प्लस स्लो रेस्पॉन्स रहता है इसका। ठीक है, ये इमिडिएटली काम नहीं करती, थोड़ा टाइम लेती है। एंड वैक्सीनेशन भी एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है, क्योंकि बॉडी खुद एंटीबॉडीज और सेल मेमोरी बनाती है। ठीक है, इंजेक्टिंग माइक्रोब्स डेलिबरेटली ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल इन्फेक्शन ऑल्सो इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी। अब आ जाओ पैसिव इम्यूनिटी पर। पैसिव इम्यूनिटी में बॉडी खुद एंटीबॉडीज नहीं बनाती, ये एंटीबॉडीज हमें बाहर से लेना पड़ती इन फॉर्म ऑफ मेडिसिन। जो रेडीमेड एंटीबॉडीज हम लेते हैं बाहर से, क्योंकि पैसिव इम्यूनिटी में बॉडी बाहर किसी भी किसी भी पैथोजन के कांटेक्ट में आई, उसके लिए हमें बाहर से रेडीमेड एंटीबॉडीज लेना पड़ती है, क्योंकि बॉडी खुद एंटीबॉडीज नहीं बनाती। उसे हम क्या कहते हैं? पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि बॉडी खुद बॉडीज बनाती है, बट पैसिव इम्यूनिटी में हमें रेडीमेड एंटीबॉडीज बाहर से लेना पड़ती है। ठीक है। और ये कैसा होता है? व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट फॉरेनर एजेंट, इट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। इट प्रोवाइड्स इमीडिएट प्रोटेक्शन, ये फास्ट रिस्पॉन्स करती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। Colostrum, yellowish and secreted during initial days of lactation. Colostrum contains abundant antibodies IgA, ये भी important है, एग्जाम में आ सकता है। कोलेस्ट्रॉम क्या कौन सी एंटीबॉडी कंटेन करता है? IgA। ठीक है। फिटस रिसीव एंटीबॉडीज फ्रॉम, अच्छा ये जो एंटीबॉडीज है कौन रिसीव करता है? फिटस, इन्फेंट, जो 1 ईयर से छोटे बच्चे होते हैं, फिटस, वो रिसीव करते हैं फ्रॉम मदर मिल्क और थ्रू प्लासेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है। अब आ जाओ वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। सबसे पहले हम प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन देखेंगे। Based on property of memory of immune system, vaccine contain antigenic proteins or inactivated weakened pathogen induced into the body. Antibodies produce neutralize pathogen during actual infection. वैक्सीनेशन में क्या होता है? वैक्सीनेशन इम्यून सिस्टम को पहले से ट्रेन करता है। वैक्सीन में वीक या डेड पैथोजन दिया जाता है, जो डिजीज जो डिजीज नहीं करता, बट इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर देता है। वैक्सीनेशन में मतलब ऐसा समझिए, वैक्सीनेशन में जो पैथोजन डाला जाता है वो काफी वीक करके ये डेड पैथोजन डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? सिर्फ इम्यून सिस्टम को एक्टिव करने के लिए। कि अभी जब मैंने बताया था बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट के केस में, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जब आपने पढ़ा कि फर्स्ट टाइम जब वो आएगा, अगर हमने किसी पेशेंट को वैक्सीनेशन, मतलब वो वैक्सीनेटेड है, ठीक है,
तो अगर उसको आप पहले से या वैक्सीन प्रोवाइड कर रखी है, दे रखी है, तो उसमें वो पहले क्या कैसे रिस्पॉन्स करेगा, स्लो रिस्पॉन्स करेगा। तो वैक्सीन के अंदर क्या कौन सा पैथोजन होता है, तो डेड होता है या फिर काफी वीक करके उसको डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? इम्यून सिस्टम को एक्टिव करने के लिए डाला जाता है। ठीक है, कि फर्स्ट टाइम अभी वीक करके डालेंगे, फर्स्ट टाइम जो है वो स्लो रेस्पॉन्स करेंगे। अब अगर वही सेम पैथोजन बाद में आया, तब वो रेस्पॉन्स कैसा करेंगे, फास्ट करेंगे, क्योंकि उनकी मेमोरी में स्टोर होता है कि ये पैथोजन आया था, इसलिए बाद में वो कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, फास्ट एंड काफी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स करेंगे। इसीलिए उससे उस पैथोजन से होने वाली बीमारी को रोक पाए। फिर है आपका वैक्स प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन फिनिश। फिर है आपका मेमोरी सेल्स इन वैक्सीनेशन। ये देखते हैं, वैक्सीन जनरेट मेमोरी ऑफ बी एंड T cells on subsequent exposure. These cells recognize pathogen quickly. Massive production of antibodies occur. मेमोरी बी एंड टी सेल्स इम्यून सिस्टम की याददाश्त होती है। ठीक है, जैसा मैंने अभी बताया, वो मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं। जब सेम पैथोजन दोबारा अटैक करता है, तो बॉडी तुरंत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स लेती है। ठीक है, इसी वजह से वैक्सीनेटेड पर्सन सीवियर डिजीज से बच जाता है। जो काफी एक्सट्रीम या खतरनाक बीमारी होती है, उससे वो बच जाता है, अगर वो पहले से उसने वैक्सीन ले रखी हो तो। ठीक है, अब आ जाए इमीडिएट प्रोटेक्शन केसेस। इन सम डेडली इन्फेक्शन लाइक टेटनस, क्विक इम्यून रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड। जब टाइम नहीं होता, इस टॉपिक को कैसे समझेंगे आप, इन इमीडिएट प्रोटेक्शन केस, जब टाइम नहीं होता वेट करने का, जैसे टेटनस हुआ, ठीक है, या स्नेक बाइट हुआ। ठीक है, स्नेक बाइट फॉर एग्जांपल, टेटनस हुआ, स्नेक बाइट हुआ, इन केसेस में अब हम वेट नहीं कर सकते कि बॉडी खुद ही एंटीबॉडीज बनाएगी। तब हम रेडीमेड एंटीबॉडी इंजेक्ट की जाती है। ये इमीडिएट प्रोटेक्शन देती है, उसी वक्त असर करती है, काफी फास्ट रिस्पॉन्स होता है, इसीलिए इसे हम पैसिव इम्यूनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, फिर है आपका रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। आजकल वैक्सीन बायोटेक्नोलॉजी से बनाई जाती है, या बाकी अभी थोड़ा सा समझ ले, बाकी आप बायोटेक के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। आजकल जितनी भी वैक्सीन्स हैं, वो कहाँ और कैसे बनाई जाती है, किस हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी से बनाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लें हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोड्यूस फ्रॉम यीस्ट बी। और ये एग्जाम इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल, कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन किससे प्रोड्यूस होता है, तो याद रहना चाहिए यीस्ट से प्रोड्यूस होता है। ये ईस्ट सेल से प्रोड्यूस करते हैं, एंटीजन प्रोड्यूस करके बनाई जाती, इससे सेफ और लार्ज प्रोडक्शन पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी अलाउ प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड इन बैक्टीरिया और यीस्ट, enable large scale of production। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका एलर्जीज। यहाँ तक समझ आया, क्लियर हुआ? एलर्जी में इम्यून सिस्टम नॉर्मल चीजों पर भी ओवर रिएक्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, एलर्जी में क्या होता है, एग्जैजरेटेड इम्यून response to certain antigens present in environment. These substances these substances are called allergen। जो एलर्जी कॉजिंग एजेंट्स होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एलर्जन। एंटीबॉडीज प्रोड्यूस आर ऑफ IgE टाइप, ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कॉमन एलर्जेंस माइट्स इन डस्ट, पॉलर्स, एनिमल डेंटर। मैं बताती हूँ आपको एलर्जी, पता है एलर्जी में क्या होता है? एलर्जी में इम्यून सिस्टम नॉर्मल चीजों पर भी ओवर रिएक्ट करता है। IG एंटीबॉडी मास्ट सेल को एक्टिवेट करती है, जिससे एलर्जी सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स एंड कॉज ऑफ
एलर्जी, ये देख लेते हैं सिम्टम्स एंड कॉज ऑफ एलर्जी कौन कौन से हैं वो। स्नीजिंग, वाटरी आई, रनिंग नोज, डिफिकल्टीज इन ब्रीथिंग, रिलीज ऑफ केमिकल्स लाइक हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन फ्रॉम मास्ट सेल। इसका ट्रीटमेंट क्या क्या है? एंटी हिस्टामिन, एड्रेनालाइन, स्टेरॉइड्स। ठीक है। नॉर्मली हिस्टामिन रिलीज होने से क्या होता है? स्वेलिंग और स्नीजिंग होती है। एंटी हिस्टामिन ड्रग्स हिस्टामिन को इफेक्ट को ब्लॉक कर देती है, इसलिए हम एंटी हिस्टामिन लेते हैं। क्योंकि हिस्टामिन से क्या होता स्टार्ट हो जाता है, क्या रिलीज करती है ये? स्वेलिंग और स्नीजिंग। इसीलिए हम एंटी हिस्टामिन ड्रग्स लेते हैं जो हिस्टामिन को इफेक्ट करके ब्लॉक कर देती है। ठीक है। अब आ जाओ ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यून डिजीज पे आ जाओ। मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये। कैसी है मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी? इवॉल्व टू डिफरेंशिएट फॉरनर फ्रॉम सेल्फ। नॉर्मली इम्यून सिस्टम सेल्फ और नॉन सेल्फ पहचानता है। जब ये मैकेनिज्म अगर हम नॉर्मली देखें तो इम्यून सिस्टम सेल्फ और नॉन सेल्फ को पहचानता है। बट अगर ये मैकेनिज्म फेल हो जाता है तो बॉडी अपने ही टिश्यू पर अटैक करना शुरू कर देता है। इसे हम ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। समझ आया? ऑटो इम्यून डिजीज किसे कहते हैं? नॉर्मली तो इम्यूनिटी सेल्फ और नॉन सेल्फ पहचानता है, बट अगर यही मैकेनिज्म कैसा हो जाए? फेल हो जाए, तब जो टिश्यू है वो अपने ही सेल पे क्या करते हैं? अटैक करना शुरू कर देते हैं। इसी को हम ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। और ये कैसी होती है? मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। समटाइम बॉडी अटैक इट्स ओन सेल, दिस रिजल्ट इन डैमेज टू बॉडी कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज। फॉर एग्जाम्पल रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये एग्जाम्पल भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इस चैप्टर में इम्यूनिटी में काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपने याद रखने हैं। ऑटो इम्यूनिटी का एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब आ जाए आप इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। कंपोनेंट्स, वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं ऑफ इम्यून सिस्टम के? इम्यून सिस्टम एक कंप्लीट नेटवर्क है। किस किस चीज का? ऑर्गन का, टिश्यू का। ठीक है। ऑर्गन का, टिश्यू का, सेल और एंटीबॉडीज मिलकर काम करते हैं। ठीक है। जो इम्यून सिस्टम है कंप्लीट नेटवर्क हो गया किस चीज का? ऑर्गन का, टिश्यू का, सेल का और एंटीबॉडीज, और ये सब मिलकर क्या करते हैं? काम करते हैं। ठीक है। ये सिर्फ इन्फेक्शन से नहीं बल्कि एलर्जी और ट्रांसप्लांट रिजेक्शंस में भी रोल प्ले करते हैं। अब वन बाय वन करके हम इन्हें देखेंगे। ठीक है। also play role in allergic reaction, autoimmune disease, organ transplantation. Lymphoid organ, lymphoid tissue, cell, soluble molecule like antibodies, immune system recognize foreigner antigen, response to them, remembers to them. ठीक है। सबसे पहले हम लिम्फॉइड ऑर्गन देखेंगे। ऑर्गन्स वे origin and or maturation of lymphocyte occur primary lymphoid। ठीक है। सबसे पहले हम प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन देखेंगे, इसे थोड़ा ध्यान से समझना। प्राइमरी ऑर्गन में लिम्फोसाइट बनाते हैं और मैच्योर होते हैं। जो प्राइमरी ऑर्गन है उसके अंदर क्या होता है? लिम्फोसाइट बनते हैं और मैच्योर होते हैं। सेकेंडरी ऑर्गन में एंटीजन एनकाउंटर होता है और इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिव होती है। तो प्राइमरी लिम्फोइड में कौन कौन से ऑर्गन है? बोन मैरो, थाइमस। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन कौन से है? स्प्लीन है, लिम्फोइड नोड्स हैं, टॉन्सिल्स हैं, पेयर्स पैचेस हैं, अपेंडिक्स है। ठीक है। बोन मैरो में मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। बोन मैरो में बी लिम्फोसाइट जो प्रेजेंट होता है वो आपके बोन मैरो में होता है। एंड टी लिम्फोसाइट प्रेजेंट होता है कहाँ? प्रेजेंट होता है थाइमस में होता है। तो बी लिम्फोसाइट और थाइमस में टी लिम्फोसाइट प्रेजेंट होता है। ओके। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बोन मैरो, मेन लिम्फोइड
organ. ठीक है, bone marrow is the main primary lymphoid organ. All blood cells including lymphocyte are produced here. It provides microenvironment for development of lymphocyte. B cells mature in bone marrow. बोन मैरो सबसे इम्पोर्टेंट प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। यहाँ पर सारे ब्लड सेल्स बनते हैं इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट का डेवलपमेंट और मैचुरेशन बोन मैरो में ही होता है, इसलिए बोन मैरो को इम्यून सिस्टम का फाउंडेशन भी कहा जाता है। ठीक है, फिर आपका थाइमस, सेकंड प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। थाइमस एक लोब्ड ऑर्गन है। ठीक है, थाइमस कैसा है? एक लोब्ड ऑर्गन है जो हार्ट के पास और ब्रेस्ट बोन के नीचे होता है। ठीक है, ये थाइमस कहाँ प्रेजेंट होता है? जो ब्रेस्ट बोन है उसके नीचे प्रेजेंट होता है और हार्ट के पास होता है। जन्म के समय याद रखना, लोकेटेड नियर हार्ट एंड बीनीथ द बोन, ब्रेस्ट बोन। लार्ज एट बर्थ, बर्थ के समय, जन्म के समय ये काफी बड़ा होता है। ठीक है, बड़ा होता है, बट प्यूबर्टी और एज के अकॉर्डिंग धीरे धीरे एज के साथ साथ ये कैसा होने लगता है? साइज में छोटा हो जाता है। ठीक है, रिड्यूस साइज एट प्यूबर्टी एंड विथ एज के साथ साथ ये कैसे छोटा होने लगता है। इसका साइज कम हो जाता है। यहाँ पर टी लिम्फोसाइट मैच्योर होते हैं। थाइमस में को टी लिम्फोसाइट थाइमस में मैच्योर होते हैं एंड बी लिम्फोसाइट बोन मैरो में मैच्योर होते हैं। दोनों याद रखना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब आ जाओ, आपका थाइमस हुआ। सेकेंडरी, ये मैं करा चुकी हूँ। सेकेंडरी लिम्फॉइड एग्जाम्पल लिम्फ नोड्स हैं, टॉन्सिल्स है, पेस पैचेस हैं। ठीक है, फिर भी एक बार देख लो। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स वो जगह है जहाँ लिम्फॉइड एंटीजन के कांटेक्ट में आते हैं, यहाँ पर ही मल्टीप्लाई डिफरेंशिएट करते हैं और इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेकेंडरी में याद रखना, प्रोवाइड साइट फॉर इंटरेक्शन लिम्फॉइड्स विद एंटीजन। जो स्प्लीन पे, स्प्लीन लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन होता है स्प्लीन। स्प्लीन एक लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन है जो ब्लड को क्या करता है? फिल्टर करता है। ये ब्लड में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करता है। इसमें लिम्फोसाइट और फाइगोसाइट होते हैं। ये आरबी और यहाँ पर और अच्छे किसे ट्रैप करता है? ब्लड बोन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। रिजर्व रिजर्वियर ऑफ इरेथ्रोसाइट, इसको हम एक पॉइंट और ऐड कर लें यहाँ पर आप, इसको हम ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं आरबीसी का, ऑल्सो कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक है, अब आ जाओ लिम्फ नोड पर। लिम्फ नोड छोटी सॉलिड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, कैसी होती है? सॉलिड छोटी स्ट्रक्चर होती है जो लिम्फेटिक वेसल के अलोंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, कहाँ होती है? लिम्फेटिक वेसल के साथ प्रेजेंट होती है। ये एंटीजन को क्या करती है? ट्रैप करती है। माइक्रो ऑर्गन्स और एंटीजन को क्या करती है? ट्रैप करती है। यहीं पर लिम्फोसाइट एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, जो एंटीजन्स हैं वो कैसे होते हैं? यहाँ पर ही एक्टिवेट होते हैं और इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है। तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? फॉर इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। लास्ट टॉपिक लेक्चर का, मॉल्ट। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। क्या है इसकी? म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? मॉल्ट, माइट, जो भी बोल लें आप। ठीक है, ये यूरोजेनाइटल रेस्पिरेटरी डाइजेस्टिव और यूरोजेनाइटल ट्रैक की लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये बॉडी के लिम्फोइड टिश्यू का लगभग 50%, कितना? लगभग 50%
होता है। किसका होता है ये? लिम्फोइड टिश्यू का कितना परसेंट होता है? 50% होता है। ये मुकोजल सरफेस को इन्फेक्शन से क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इसलिए हम इसे मोल्ड कहते हैं। ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स mucosal surface from infection। फर्स्ट पार्ट में हमने डिजीज कवर करी। आज का ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का ये सेकंड पार्ट था, इसमें हमने पूरा इम्यूनिटी कवर किया है। तो जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो जाके फर्स्ट पार्ट देखे, उसमें पूरी डिजीज कवर है। और ये सेकंड पार्ट है। अब थर्ड पार्ट में हम एड्स, कैंसर, ड्रग्स एंड अल्कोहल कवर करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये जितने भी मैंने आपके टॉपिक कवर करे हैं, सब एनसीईआरटी ओरिएंटेड है। एक एक एग्जाम्पल इसका एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी से कुछ भी बाहर नहीं लिया गया है और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो एनसीईआरटी में हो और इसमें नहीं है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर था एंटीबॉडी का, वो ज़्यादा बच्चों को लगता है डिफिकल्ट वो समझना, लेकिन इस लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। आप इस लेक्चर को अच्छे से अटेंड करें, फर्स्ट वाला भी अच्छे से अटेंड करें। पहले मैं यही बोलती हूँ, जब आप ये लेक्चर लोगे आपको एनसीईआरटी इजी लगने लगेगी। ठीक है, कुछ जब इससे पहले अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, वो पैराग्राफ में होती है, आपके दिमाग में सब कुछ मिक्स हो जाता है और कहीं ना कहीं आपके भूलने के चांसेस होता है। मैंने एक एक इसे को टॉपिक वाइज कवर किया है। जब आप इसको रिकॉल करने बैठे, रिवाइज करने बैठे, जब ये आप लेक्चर अटेंड कर लें और इसको रिवाइज करें, आप पहले इसके नोट्स प्रॉपर बनाएं। ये नोट्स मैं टेलीग्राम पर, मेरा टेलीग्राम लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, या कमेंट में मैं पिन करा दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी पिन कर देती हूँ। मेरे टेलीग्राम पर आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। ह्यूमन एंड हेल्थ एंड डिजीज के फर्स्ट पार्ट के पूरे डिजीज के भी मिल जाएंगे, इसके भी मिल जाएंगे। मेरे जितने भी यूट्यूब के लेक्चर्स के नोट्स रहते हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ठीक है, मेरा टेलीग्राम लिंक आप स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, ले लेना, डिस्क्रिप्शन में भी होता है। ठीक है, अच्छे से पहले आप लेक्चर अटेंड करेंगे, देन नोट्स बनाएंगे और देन आप इसके बाद एक बार एनसीईआरटी जरूर रीड करना। आपको खुद पता लग जाएगा कि ऐसी कोई लाइन नहीं थी, कोई वर्ड नहीं था जो आपका इस लेक्चर में कवर नहीं हुआ हो। मैं चाहती तो इसे वन शॉट में भी करा सकती थी। ठीक है, बट मुझे इसे 3 पार्ट में डिवाइड करा के ही कराना था। वन शॉट, जिसे वन शॉट में लेना है वो वन शॉट में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट, हम इसका थर्ड पार्ट में हम क्या क्या करेंगे? एड्स करेंगे, कैंसर करेंगे, ड्रग्स करेंगे, अल्कोहल करेंगे। इससे पहले आप अपने ये दोनों पार्ट अटेंड करके आएंगे, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, रिवाइज करके आएंगे और सबसे इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी रीड कर कर आएंगे। ठीक है, अब कोई भी अगर बच्चों आपको इस लेक्चर से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको डाउट आता है तो आप कमेंट कर देंगे। ठीक है, वो अपना डाउट। और अगर फर्स्ट पार्ट में जो जिसमें मैंने पूरा डिजीज कवर किया है, उसमें अगर आपको किसी भी टॉपिक या किसी भी डिजीज से लेके किसी भी वर्ड से रिलेटेड आपको डाउट आता है, तो आपने कहाँ पूछना है वो डाउट, वो आपने कमेंट कर देना है। ठीक है, मैं उसे क्लियर कर दूंगी। ओके।